गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 27 जुलाई है तो डीएनए सीरीज डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण जनसत्ता में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू और इनके साथ साथ निबंध के कौन कौन से टॉपिक कवर किया गया है, ताकि आप अगर यूपीएससी दे रहे हो, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आरएस जैसे पीसीएस दे रहे हो तो इसमें आप करंट से संबंधित न्यूज़ को कवर कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का कौन सा टॉपिक कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, असम के मैदान को मिला है विश्व धरोहर सूची दर्जा दिया गया है, तो उसमें हम चर्चा करेंगे। साथ ही अहोम राजवंश की भी चर्चा होगी। विश्व विरासत स्थल क्या होता है, इसकी सूची कौन कौन सी है, सांस्कृतिक सूची क्या होती है, प्राकृतिक सूची क्या होती है, मिश्रित सूची क्या होती है, इसमें कौन कौन से स्थल शामिल है, यूनेस्को की अस्थायी सूची क्या है, इसमें कितने स्थल को शामिल किया जा चुका है। तो इन सारे तथ्यों को पीटी और मेंस के एस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे। चलिए ध्यान रखिएगा, आगे देखेंगे। देश की अदालतों में लटके हैं 5 करोड़ से ज़्यादा मामले, ये संसद के पटल पर बातें की गई हैं, तो इसके कारणों को हम जांच करेंगे। साथ ही विलंब में से न्याय प्राप्त करने की समस्या क्या होती है, किन बिंदुओं पर सुधार किन बिंदुओं पर होनी चाहिए, इसके संदर्भित हम कुछ पॉइंट को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर जो अशोधित ठोस कचरे होते हैं या जिसे हम अवशिष्ट ठोस कचरा कहते हैं, दिल्ली में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का खतरा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई बात है। साथ ही साथ देश के संदर्भ में कैसे कचरा का निस्तारण किया जा रहा है, इसके लिए आंकड़े आए हैं, तो आंकड़ों को भी हम एक नज़र देखेंगे। साथ ही देखेंगे ठोस अपशिष्ट में ठोस और अर्ध ठोस घरेलू अपशिष्ट क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट शामिल होते हैं, अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित भारत सरकार की पहल कौन कौन सी है, और इसमें हम देखेंगे क्यों नहीं सफलता प्राप्त हो रही। इसके लिए एक बहुपेक्षीय दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करेंगे। आपातकाल पर शाह आयोग की रिपोर्ट संसद में पेश करें, ऐसे हमारे जो राज्यसभा के सभापति हैं जगदीश धनखड़ जी, हालांकि ये हमारे उपराष्ट्रपति भी हैं, तो ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। शाह रिपोर्ट के संदर्भ में आपातकाल का कैसा आकलन किया गया था, वो अब तक क्यों नहीं संसद में पेश किया गया, तो इन सारे तथ्यों की जाँच करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, केरल और बंगाल के राज्यपालों के बिलों में लटकाए रखने पर होगा विचार सुप्रीम कोर्ट में। अनुच्छेद 200 और 201 के परिदृश्य में हमने चर्चा किया था, इसी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायालय में परिचर्चा होगी, बातें चलेंगी। उसके बाद जो भी निर्णय आएगा संवैधानिक बेंच के आधार पर समझने का प्रयास कीजिएगा। निर्णय हमारे राजनीतिक और प्रशासनिक हितों को प्रभावित करेगा, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आने वाला है। तो इस पर हम पहले भी इसी वीक में हमने इस पर चर्चा किए थे, अनुच्छेद 200 और 201 के संदर्भ में, तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। बाकी मैं एस्पेक्ट इस पर समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, मैंने कुछ मार्क्स पहले मैं दिसंबर 2023 के आसपास या नवंबर 2023 के आसपास में लिव इन रिलेशनशिप के बारे में जो बातें कही थी ना, सामाजिक मान्यताओं के आधार पर, देखिए वही बातें आपको हाल में हाई कोर्ट के द्वारा कही गई है। तो उस दिन कमेंट में बहुत से लोग ऐसे बात मैसेज किए थे कि आप सर एक तरफी दृष्टिकोण रखे हैं, पर मैंने कुछ बातें वहाँ पर ऐसी बातें बोली थी जिसके आधार पर सामाजिक ताना बाना कैसे बनाया जाना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए भारतीय संस्कृति के संदर्भ में, इस पर मैंने बात की थी। और वही सेम टू बात आज आपको हाई कोर्ट के द्वारा बातें की गई है। हालांकि ये विवाहित लिव इन रिलेशन के संदर्भ में आई है, पर उसके अंश अविवाहित लोगों के लिए भी होना चाहिए, जहाँ तक मैं यह समझता हूँ, जहाँ तक मैं ये सामाजिक ध्रुवीकरण, सामाजिक अस्तित्व की बात होती है उसके संदर्भ में। तो इसी संदर्भ में हम लिव इन रिलेशनशिप को समझने का प्रयास करेंगे। देश में बनाए जाएंगे 12 औद्योगिक शहर, तो बजट में जैसे बात की गई थी इसकी चर्चा किया जाएगा। फिर भारत में नाटो देशों जैसी तवज्जो देने वाले अमेरिकी संसद में विधेयक पेश किया गया है। तो जैसे भारत को नाटो का जो सुविधा दी जाती है नाटो सदस्य देशों का, उसके संदर्भ में बात हो रही है। तो भारत को यह क्या विशेष प्रिविलेज दिया जाएगा, इससे लाभ क्या होगा, हानि क्या होगी, इसके पक्षों की हम जांच करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, भारत की एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी की आधारशिला है आसियान, यह हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी के द्वारा कही गई है। तो यह एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, इससे हम कैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं उसमें हम साथ साथ हम
हम अपने कंटेंट के जो देश हैं, कंटिनेंट के जो देश है, जिसमें हम अरब कंट्रियों की भी बात करते हैं, हम अपने सटे पड़ोसियों की भी बात करते हैं, फिर आपको आसियान कंट्रियों की भी बात करते हैं। इससे हम इस पॉलिसी के संदर्भ में कैसे हम विदेश नीति को क्या कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, जिससे हमारा आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण हो। उसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, विदेशी जो मुद्रा भंडार है बढ़कर कितना हो गया, 670.86 अरब डॉलर, नए उच्च स्तर पर। इससे पहले 666 हुआ था, तो इस पर आपको लगातार नज़र रखनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक संपादकीय में देखेंगे हम लोग, एडिटोरियल में देखेंगे कानूनी सहायता के प्रति जागरूकता। तो किस प्रकार की जागरूकता हमारे देश में काम कर रही है, उसमें कैसे पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट है, साथ में हमने सरकारी दायित्व कैसे निर्धारित किए गए हैं, इसके लिए हम बात करेंगे। खेतों में मुनाफे की नई पहल है, तो इसके संदर्भ में कुछ संपादकीय आया है, तो दोनों टॉपिक को कवर करने का प्रयास करें। लंबा टॉपिक है, अंत तक जरूर बने रहिएगा, लाभ ही लाभ होगा, जिससे आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस जितने भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपको बेसिक के साथ साथ आपके जो कोर पॉइंट है ना, कोर टॉपिक है, उसको मजबूत करेगा। इसलिए करेंट को लेकर कोई टेंशन नहीं लेना है, और वो पीटी के स्तर पर या मेंस के स्तर पर। तो चलिए आगे बढ़िएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, युक्ति है इसको सपोर्ट कीजिए। बार कोड को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में लिंक दिया रहता है, वहाँ से भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट विजिट कीजिएगा www.yuktiedge.in, सभी सुविधाएं प्राप्त होगी आपको जो यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। इंटरफेस आपको सेम टू सेम है, साथ ध्यान रखिएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ऐप लिंक के माध्यम से। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब जब कर लीजिएगा तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए अब हम आते हैं न्यूज़ पर। देखिए, असम के मैदान को मिला विश्व धरोहर का दर्जा। तो देखिए, असम में अहोम राजवंश की टीला सभागार प्रणाली जो मैदान है, उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गई है। इसके साथ साथ पूर्वोत्तर की पहली प्राकृतिक सांस्कृतिक संपत्ति बन गई। तो पहला पीटी फैक्ट आपसे प्रश्न यही होगा, आपको जो पूर्वोत्तर का राज्य है उसका प्रथम आपको विश्व धरोहर सूची है, वर्ल्ड हेरिटेज आपको स्थल है। अब ध्यान रखिएगा, राजधानी के भारत मंडप में चल रहे विश्व धरोहर समिति की जो 46वीं सत्र में, तो दूसरा पीटी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, सत्र से क्वेश्चन मिलेगा आपको। यह देश के नाम की उपलब्धि जुड़ गई है। इसी तरह जो विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारकों की संख्या बढ़कर 43 हो गई। तीसरा पीटी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, कितना भारत में अभी तक स्थल है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। अब इसके 3 वर्गीकरण है, मैं उस पर आगे चर्चा करूंगा। अब है कि मैदान जो वर्ष 2023-24 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नामांकन किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, उसे शामिल किया गया। अब भारत और अमेरिका के बीच एक MOU साइन किया गया, जिससे अमेरिका से वापस आने वाले धरोहरों का रास्ता आसान हो गया। साथ ही साथ विश्व धरोहर सूची के स्थान बनाने वाले मैदान टीले, जिसमें उस समय के राजाओं के पार्थिव शरीर के पिरामिड जैसी संरचना दफनाया गया, इसे ताई अहोम राजवंश द्वारा बनाया, जिन्होंने लगभग 600 वर्षों तक असम में शासन किया था। तो यह आपको राजवंश से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आपको इस बार पीटी के एग्जाम में अहोम राजवंश के सारे प्रश्न याद होने चाहिए। PYQ इसके लिए सॉल्व कर सकते हैं आप, बहुत से क्वेश्चन PYQ में दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। इसे शामिल करने के साथ साथ देखिए, 10 वर्षों में सांस्कृतिक क्षेत्र में काम हुआ। 21 से 31 जुलाई तक दिल्ली में भारत मंडप चलने वाले इस सत्र में दुनिया भर के 27 नामांकनों की चर्चा, जिसमें से 19 सांस्कृतिक स्थल, 4 प्राकृतिक स्थल और 2 मिश्रित स्थल था। तो आपसे पीटी में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है इन सब चीज़ों को लेकर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, जो ये सूची में शामिल की गई है, तो लगभग 6 शताब्दी, ध्यान रखिएगा, अहोम राजवंश का प्रतीक है, जिसमें लगभग 6 शताब्दी अर्थात 1228 ईस्वी से लेकर 1826 तक असम के पूर्वोत्तर भारत में शासनकाल अहोम राजवंश की स्थापना चाओ तुंग सिउ का फा के द्वारा किया गया था 1253 ईस्वी में। अब इनका नाम याद रखना है, यहाँ से पीटी में प्रश्न डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ पेपर को बेहतर तरीके से एनालिसिस कीजिए, बेहतर तरीके से उसका नोट्स बनाइए, माइक्रो नोट्स बनाइए, हवाई की बात कम कीजिए, कॉपी पेस्ट का सिस्टम से बचिए। आप अगर अपने पर काम करिएगा, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। देखा देखी दूसरे के एवज में काम कीजिएगा ना, सिलेक्शन बार बार रुकेगा, इस चीज़ को समझिए। अब इसी तरीके से देखिए, पूर्वी असम के शिव सागर से करीब 30 किलोमीटर दूर
जो चरईदेव मैदान है इसे असम के पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार ऐसा हुआ जब पूर्वोत्तर के किसी सांस्कृतिक स्थल को क्या किया गया, सूची में शामिल किया गया। क्या है मैदान? तो मैदान क्या होता है, जो असम का मैदान जिसे हम लोग बोलते हैं, तो असम मैदान, ध्यान रखिएगा, मैदान याद रखना है, मैदान नहीं, मैदान। तो यह राजवंश जो अहोम राजवंश है, जो अभिजात वर्ग के एक तुमली है, तुमली, जिसकी समाधि को सूचित करने के लिए इसके ऊपर मिट्टी के बड़े ढेर या स्तूप के तुमली कहते हैं। जैसे स्तूप होता था ना पहले के ज़माने में, स्तूप, बौद्ध स्तूप, समान जो ज़मीन है उससे ऊंचा हुआ स्थल, उसके बाद इस पर 3 आपको बना दिया जाता था, चक्र बना दिया जाता था, पर यहाँ पर केवल मिट्टी का आपको स्तूप देखने को मिलता था। बाद के दिनों में उस पर नक्काशियाँ जरूर की गई कुछ चीज़ों को लेकर, पर ज़्यादा अधिकतर क्या है, इसी तरह का टीले हैं, जिसको क्या कहा जाता है, तुमली। तुमली याद रखना है नाम, इसका नाम याद रखना है। पूछ सकता है प्रश्न यहाँ से, हाल ही के समाचार पत्रों में तुमली चर्चा में था, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो आपको ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह छोटी पहाड़ी या हरियाली से भरे गुंबद की तरह होता है। मैदान की ऊंचाई में उसमें किसकी समाधि है, उसकी ताकत और साम्राज्य का पता चलता है। जितनी ऊंची ऊंचाई होगी उससे उसका क्या किया जाता था, जैसे मिस्र के पिरामिड में आप देखते होंगे, वहाँ पर जितनी ऊंची पिरामिड है उससे अर्थ यह होता है सबसे शक्तिशाली यह राजा होगा या उस साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा। अब है कि चरईदेव की मैदान ही क्यों चुना गया विश्व हेरिटेज में शामिल करने के लिए, तो असम, जो पूर्वी असम के जोरहट से लेकर डिब्रूगढ़ क्षेत्र का मैदान फैला हुआ, लेकिन जो यह मैदान है चरईदेव, ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से केवल अहोम राजवंश के मैदान बने हैं, इसके अतिरिक्त यहाँ पर कोई और नहीं है, जिस वजह से यहाँ की मैदान की चुने गए। हाल ही में आपको याद होगा पिछले वर्ष प्रधानमंत्री हमारे हैं, अहोम के एक सेनापति की चर्चा की थी, याद है, उससे प्रश्न डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल गया। तो अहोम फिर चर्चा में आया, तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो अहोम के बारे में सारी जानकारी आपको होनी जाती है। अब 1253 में अहोम वंश का प्रथम राजा जो सुकाफा चरईदेव की पहली राजधानी स्थापित की थी यहाँ था। अहोम का सत्ता का यह प्रतीकात्मक केंद्र बनी रही, यही सब बातें की जाती है। 2 मंजिला होते हैं मैदान, तो इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। अहोम समुदाय के लिए पवित्र है यह स्थल, तो अहोम साम्राज्य आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा, अंतिम अहोम शासक कौन था? अंतिम अहोम शासक कौन था? चलिए पीटी फैक्ट में बताइए। चलिए आगे हम बात करेंगे विश्व विरासत स्थल क्या होता है, उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। देखिए यूनेस्को की एक विश्व विरासत सूची, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बोलते हैं, विभिन्न क्षेत्रों और वस्तुओं को शामिल किया जाता है। यह सूची यूनेस्को द्वारा 1972 में अपनाई गई विश्व सांस्कृतिक प्राकृतिक धरोहर संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय समिति में। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है इस कन्वेंशन का नाम। तो यह कन्वेंशन कब आया? 1972 में आया, उसके बाद इसे स्थल दिया जाने लगा, स्थान दिया जाना, उससे पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। अब विश्व विरासत केंद्र वर्ष 1972 में हुए कन्वेंशन का सचिवालय है। यह पूरे विश्व में उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्यों, जिसमें प्राकृतिक सांस्कृतिक संरक्षणों का बढ़ावा देते हैं, साथ ही बाद के दिनों में मिश्रित श्रेणी भी शामिल किया गया। इसके तहत 3 स्थल शामिल होते हैं, एक सांस्कृतिक प्रकार के जो स्थल होंगे, एक प्राकृतिक प्रकार के स्थल होंगे और एक मिश्रित श्रेणी के स्थल होंगे, जहां पर प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों आपको समावेश देखने को मिलता है। सांस्कृतिक विरासत जो होगा, कल्चरल हेरिटेज जो होगा, स्थलों में ऐतिहासिक इमारत, शहर, स्थल, महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल, स्मारकीय मूर्ति कला, पेंटिंग शामिल किया जाता है। तो आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, विश्व विरासत सूची के सांस्कृतिक विश्व विरासत सूची के सांस्कृतिक विरासत में कौन कौन से स्थलों को शामिल किया जाता है, एक लिस्ट बना के आपको दे देगा 3-4, जिसमें पेंटिंग भी होगा, मूर्ति कला भी होगा, तो आपको उसको चयन करना होगा। प्राकृतिक विरासत में क्या क्या आता है? ये क्या होते हैं? पारिस्थितिकी और विकासवादी प्रक्रिया, अद्वितीय प्राकृतिक घटनाएं होंगी, दुर्लभ विलुप्त प्रजातियों के आवास स्थल होंगे, या हम इसको कह सकते हैं जैव विविधता वाले जो एरियाज है उसको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है मिश्रित विरासत में, जिसमें वो मिक्स्ड हेरिटेज भी कहते हैं उसको है। तो ध्यान रखिएगा, इसके तहत प्राकृतिक सांस्कृतिक दोनों प्रकार के स्थलों को शामिल किया है, जहाँ पर इन दोनों के अवशेष मिलते हैं।
ठीक है ना। तो इनको ध्यान में रखना है। तो इसके तहत सूची के तहत शामिल किया जाता है। अब लिस्ट नाम याद रखना है कौन कौन से लिस्ट आपको हैं। तो सांस्कृतिक विरासत में देखिए 35 है। अब ध्यान रखिएगा, आगरा किला 1983, अजंता 1983, नालंदा विश्वविद्यालय जो महाविहार पुरातत्व स्थल है 2016, सांची बौद्ध स्फूर्त 1989, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क 2004, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो पूर्वी विक्टोरिया टर्मिनल्स भी कहते हैं जिसे 2004 में शामिल, गोवा चर्च कॉन्वेंट 1986, धोलावीरा एक राष्ट्रीय था, हड़प्पा शहर था उसको 2021 में शामिल किया गया, एलिफेंटा 1987 में, एलोरा 1983 में, फिर उसके बाद फतेहपुर सीकरी 1986, महान जीवित चोल मंदिर जो है चोल मंदिर आपको उसको 1987 में शामिल किया गया। और इसके साथ साथ 2004 में भी इसे कुछ पार्कों और हम्पी का स्मारक हम्पी का स्मारक जो समूह है 1986 में, महाबलीपुरम स्मारक समूह 1984 में। ये यूनेस्को के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया इसलिए इसमें एरर नहीं है, ध्यान रखिएगा। पडाकल का स्मारक समूह 1987, राजस्थान का पहाड़ी किला 2013, इसी तरह हुमायूं का मकबरा 1993, दिल्ली का जो मकबरा है उसको लिया गया। अब इसके साथ ध्यान रखिएगा, अस्थाई के साथ ध्यान रखना है एक चीज़ और, 1 सेकेंड कुछ एरर हो गया, चलिए। अब है कि खजुराहो स्मारक 1986, बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर 2002। देखिए यहाँ से बीपीएससी में प्रश्न भी पूछे कौन कौन से स्मारक शामिल किए गए, तो 2 स्मारक बिहार के हैं शामिल किए गए थे जब प्रश्न पूछा गया था। तो अब है मोइदम्स, ध्यान रखिएगा, अहोम राज्यवंश का टीला दफनाने वाले प्रणाली 2024 जो 24 में शामिल। तो आपसे प्रश्न यहाँ से 2 प्रकार के पूछे जा सकते हैं, 2023 में कौन कौन शामिल है और वर्ष 2024 में आपको सूची बना के भी पूछा जा सकता है, इसलिए 2023 वाला भी याद रखना है तो ज़्यादा बेटर होगा। भारत का पूर्वी रेल आपको शामिल किया गया है, कुतुब मीनार आपको उसके स्मारक 1983 में, रानी का जो वाव है जिसे रानी का बावड़ी भी कहते थे, पाटन गुजरात में था 2014 में, भीमबेटका 2003 में, लाल किला परिसर 2007 में, होयसल पवित्र स्थल 2023। तो ये याद रखना है, होयसल आपको 2023 में 3 लोगों को दिया गया था, 3 स्थलों को। शांति निकेतन दिया गया 2023 में। उसके बाद सूर्य मंदिर कोणार्क 1984 में, ताजमहल 1983 में। इसी तरह आपको आधुनिक आंदोलन का उसकी केंद्र जो था ली कर्बिनेस उसको 2016 में दिया गया। जंतर मंतर 2010 में, मुंबई का विक्टोरिया जो गोथिक आर्ट कला उसको 2018 में। प्राकृतिक स्थल आप देख लीजिएगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय जो मिश्रित श्रेणी में दिया गया, एकमात्र भारत का है जिसे मिश्रित श्रेणी में मिला है, तो इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए, यूनेस्को की एक अस्थायी सूची भी जारी की जाती है। देखिए इस सूची में अभी तक 57 स्थल है, यह आपको लोकसभा में बातें की गई थी उसके आधार पर बताई गई। हालांकि आपको सभी जगह इसके स्थल 47 देखने को मिलेंगे, पर लोकसभा में 47 सूची का नाम बताया गया था जिसको आप लोग को यहाँ ऐड कर लेना है। देखिए ये क्या होता है, यह एक सूची होता है जिसके तहत अस्थायी सूची के तौर में उन संपत्तियों को सूची बनाया जिसके प्रत्येक पक्षकार नामांकन के लिए विचार करना चाहती है। यूनेस्को ने 2019 में एक दिशा निर्देश जारी किया था जो क्या कहा था, किसी भी स्मारक स्थल को विश्व विरासत सूची में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अंतिम रूप से शामिल करने से पहले उसे 1 वर्ष तक इसके अस्थायी सूची में रखना अनिवार्य है। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, विश्व विरासत सूची में शामिल होने से पहले किसी स्थल को अस्थायी सूची में कितने वर्षों तक रखा जाता है, तो आपको यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ही रिकमेंड कमेटी विश्व विरासत केंद्र को भेज देती है और उसके बाद इसको शामिल किया जाता है उसके निर्णय के आधार पर। तो उससे पहले 1 वर्ष के लिए अस्थायी सूची में जरूर होगा। देखिए यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित स्थलों की निम्नलिखित युग्मों का विचार कीजिए। आपको अहोम, देखिए कुछ एरर हो गया है, ठीक है ना, फॉन्ट एरर हो गया। देखिए स्थल है, नदी है, पड़मगढ़ चंद्रभांगा नदी के किनारे है, तिरुचिरापल्ली नदी कावेरी के किनारे है, हम्पी मलप्रभा के किनारे है। क्या यह सही है कथन या गलत है? तो आपको ध्यान रखना है इसका सही उत्तर क्या होगा। सही युग्म का उत्तर चुनिए, 1 2 2 3 1 3 1 2 3। क्या सभी सही है? तो इसका सही उत्तर आपको केवल 1 2 होना चाहिए क्योंकि हम्पी आपको तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तो इस प्रकार से देखिए यूपीएससी का 2019 में प्रश्न पूछा गया, तो आपको समझने की आवश्यकता है कि प्रश्न कहाँ से पूछते हैं। फिर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2021 में यह प्रश्न पूछा है, देखिए वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर से ही पूछा है, ऐसा नहीं कि इधर उधर की बातें पूछी गई है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है पर यह चर्चा में रहता है विश्व विरासत की सूची, तभी यह प्रश्न पूछा जाए। जैसे अजंता की गुफाएं वाघोल नदी के घाट के किनारे है,
सांची स्तूप चंबल नदी घाटी के किनारे है। पांडुलिना गुफा मंदिर आपको नर्मदा नदी घाटी के किनारे है। अमरावती स्तूप गोदावरी नदी घाट के किनारे है, कावेरी स्थित है। तो आपको ध्यान रखिएगा, यह चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा इसका उत्तर। अजंता गुफाएं वाघोर नदी घाटी के किनारे स्थित है। तो बाकी जो कहाँ कहाँ है आपको उत्तर में बताना है, ठीक है ना। बाकी कहाँ कहाँ स्थित है आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। नहीं, विस्तृत चर्चा करूंगा, समय निकल जाता है ना, इतना ही मैं कंसाइज करता हूं तो वीडियो हो जाता है 58-59 मिनट, 1 घंटे का वीडियो है। इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट आप लोग भी कीजिएगा, कुछ सीख जाइएगा, चीज़ें सॉल्व करना आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि देश की अदालतों में लटके हुए हैं 5 करोड़ से ज़्यादा मामले। यह कहाँ बोला गया है? सर्वोच्च न्यायालय जो लटके हुए, सर्वोच्च न्यायालय में कितना है देखिए, लगभग 84 या 45, और उच्च न्यायालय में लगभग 6 लाख के आसपास, आपको 6 लाख है, 60 लाख के आसपास है जी के मामले लंबित है। अब ध्यान रखिए, सबसे बुरी स्थिति है कि स्थानीय अदालतों में इनके मामले जो है आपको ध्यान रखिए सबसे ज़्यादा है। तो यह आपको आंकड़े जो दिए गए हैं ना, आंकड़ों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। क्यों रखना है आंकड़ों को ध्यान में? जब भी न्याय के संदर्भ में चर्चा होगी ना, तो इन आंकड़ों का प्रयोग आप कर सकते हैं उसके ड्रॉबैक बताने के लिए, नेगेटिव बातों को बताने के लिए, ताकि शासन प्रशासन को और बेहतर करने की कार्य आवश्यकता है। स्वयं न्यायपालिका को इसमें सोचने की आवश्यकता है, हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस टेक्निक को कैसे अपना सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप देखते हैं 5 करोड़ के आसपास आंकड़े आते हैं। राज्यवार लटके हुए मामलों में जानकारी उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है, आगे है। उत्तर प्रदेश ऐसे मामलों 1.1 करोड़ के आसपास है। उसके बाद अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है, जो आपको उत्तर प्रदेश, राज्य महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक के आंकड़े दिए गए हैं। तो आप इसे जरूर देख सकते हैं। इसके लिए ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। हाल ही में आपको गृह मंत्रालय के द्वारा 3 नए कानून पारित आपको लागू किए गए देश में, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो गए हैं, जिस पर हम लोग चर्चा पहले भी की है। पर देखिए, कानून बनाने से क्या न्याय प्राप्त होता है? यह एक कॉन्सेप्ट है, न्याय प्राप्त होता है। क्या संरचना बना देने से न्याय प्राप्त होता है? न्याय प्राप्त होता है। या हम त्वरित व्यवस्था कर दे तो हमें न्याय प्राप्त होगा? तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हम प्रक्रिया को जब तक सुचारू नहीं बनाएंगे या रियल टाइम हम नहीं कॉन्सेप्ट को अपनाएंगे, रियल टाइम कॉन्सेप्ट, तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हाँ, यह मात्रा जरूर कम होगा, मात्रा कम होगा, क्योंकि न्याय ऐसी प्रक्रिया है ना जिस पर सभी साक्ष्यों की पड़ताल करना आवश्यकता होती है, आवश्यक प्रवृत्ति होती है। इसलिए न्याय में देरी का जो कॉन्सेप्ट है कम से कम न्यूनतम होनी चाहिए। मेरा यह मानना, न्यूनतम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी न्याय को प्राप्त करने में 30 साल 35 साल का समय लग जाए, 18 साल 20 साल का समय लग जाए। बहुत से ऐसे मामले होते हैं। तो इसके लिए हमको केवल न्यायिक स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए 3 स्तरों पर काम करने की आवश्यकता है। पहला, आपको प्रशासनिक व्यवस्थाओं को ठीक करना होगा, जिससे आपके पास मामले कम उपजे। एक, आपको क्या करना, न्यायिक व्यवस्था पर सुधार करना पड़ेगा। न्यायिक नहीं, उसके पहले आपको एक व्यवस्था क्या करना होगा, उससे पहले आपको पुलिस प्रशासन को ठीक करना होगा। उसके जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसको, प्रक्रिया को सही करनी होगी, ताकि प्रशासनिक और न्यायिक जांच प्रक्रिया बेहतर हो सके। उसके बाद न्यायिक व्यवस्था को ठीक करना, और न्यायिक व्यवस्था 2 तरीके का होना चाहिए। एक आम न्यायालय जो होता है, जो ग्राम न्यायालय जिसे हम कहते हैं, ग्राम न्यायालय को बेहतर अगर किया जाता तो न्यायालय अपर जो होते छोटे छोटे मामले जो होते हैं वो स्वतः सुलझ जाएंगे। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है, तब हाई कोर्ट की आवश्यकता है, तब सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि इन 3 स्तर पर अगर काम कर लिया जाए, बेहतर प्रबंधन कर लिया जाए, तो न्यायिक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक बहुत कम जाएगी। यहाँ पर क्या होता है कि निचले स्तरों पर न्याय बेहतर नहीं प्राप्त होता है, या न्याय से लोग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। यही चीज़ होती है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो डिसीजन दिया जाता है तो वो क्या करता है, हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट फिर पुनरावृत्ति करके सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो ऐसे मामले के लिए आपको न्याय की संतुष्टि प्राप्त करने के लिए कार्य करना होगा, और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सबसे सशक्त करने की आवश्यकता है। उससे पहले आप अगर ग्राम न्यायालय को बेहतर कर दिए तो और अच्छी सोने पर सुहागा हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे मामले आपको वहाँ सुलझ जाएंगे। ये जो 4 करोड़ का आंकड़ा देख रहे हैं, 5 करोड़ का आंकड़ा देख रहे हैं ना आप, जिसमें आपको सबसे अधिक मामले जो निचले अदालतों की है 4 करोड़ के आसपास, वो इन्हीं सभी छोटे छोटे बड़े मामले
जो ज़मीन का जायदाद का मामला होगा, किसी मारपीट का मामला होगा, किसी खून या किसी अपराध का मामला होगा, जो केवल आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही सुलझ जाने चाहिए। और ऐसा न्याय मिलना चाहिए, ऐसा त्वरित न्याय मिलना चाहिए कि जो वादी है प्रतिवादी है दोनों इसमें संतुष्ट हो। ऐसा नहीं कि उनको लग जाए, प्रक्रिया आप आगे बढ़ा दे, तो इससे क्या होगा कि मामला पुनः का वैसा की वैसा स्थिति हो जाएगा। पर उसके अतिरिक्त हमें और क्या करना चाहिए, विलम्ब न्याय प्राप्त करने की समस्या क्या है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, देश भर में न्यायालयों की न्यायिक अवसंरचना का अभाव है। मैंने पहले ही बोला, न्यायिक अवसंरचना बेहतर करनी होगी। तीनों स्तरों पर जो मैंने बात किया, न्यायालय परिसरों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं न्यायालय के लिए वही कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिसमें लेमैन की भी कमी देखने को मिलती है, सक्षम न्यायाधीशों की कमी देखने को मिलती है, पेशकारों की कमी देखने को मिलती है, या वकीलों की प्रबुद्ध संख्या उसकी कमी देखने को मिलती है। फिर आपको भारतीय न्यायिक व्यवस्था में किसी बात को सुलझाने के लिए कोई नियत अवधि तय नहीं की गई है। जैसे अमेरिका में 3 वर्ष निर्धारित है, इसलिए इस पर काम करने की आवश्यकता। नियत अवधि वाला कॉन्सेप्ट, कम से कम न्यूनतम अवधि तो होनी ही चाहिए। न्यूनतम अवधि किसी मामले में, अब मामले के प्रकृति के आधार पर आप सबका अलग अलग तय कर सकते हैं। तो एक लिस्ट के आधार पर आप तय कर सकते हैं। जैसे छोटे मामले उसको 6 महीने के अंदर सुलझा देना, उसके लिए हम फास्ट ट्रैक बना सकते हैं छोटे छोटे मामलों के लिए, या ग्राम न्यायालय को मजबूत कर देते हैं। जैसे ज़मीन का मारपीट होगा तो उसके अलग तरीके से हम उसे सॉल्व आउट करवा सकते हैं। अब है कि किसी के लिए अपहरण ऐसे मामले होंगे तो उसके लिए अलग लिस्ट बनाकर हम कार्य कर सकते हैं, उसके लिए मजबूत कर सकते हैं सेशन कोर्ट को। तो इस तरीके से मामले को सुलझाया जाता है। देश है केंद्र और राज्य सरकारों के मामले में न्यायालयों का सबसे ज़्यादा है, यह आंकड़ा 70% लगभग है। तो समान और गंभीर मामलों की सीमाएँ तय नहीं होनी चाहिए। अर्थात समान कैसे मामले कितने दिनों में सॉल्व होने चाहिए, गंभीर मामले कैसे कितने दिनों में सॉल्व होने चाहिए, किस प्रक्रिया तक उसे सुलझाने की आवश्यकता, इसके लिए मापदंड की आवश्यकता है। न्यायालय में लंबे अवकाश की प्रथा है, जो मामलों को लंबित होने की एक प्रमुख कारण है। अभी हाल ही में कुछ छुट्टियां रद्द की गई थी, तो फिर भी यह प्रक्रिया बहुत दिनों की चलती है। जैसे अन्य विभागों में जो वीकेंड छुट्टी होता है 7 दिन का, 15 दिन का, पर यह 2 महीने के आसपास का होता है। अगर यह प्रक्रिया को हम कम कर ले, हालांकि सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर पर चीज़ों को सुलझाने का प्रयास कर रही है, फिर भी हमको ई कोर्ट कॉन्सेप्ट को बेहतर करने की आवश्यकता। अगर आप घर से ही न्याय दे पा रहे हैं, मान लीजिए वीकेंड की प्रक्रिया कम कर देते हैं, और न्यायिक व्यवस्था बहुत जटिल व्यवस्था होती है, लोग अपने माइंडसेट को सही करने की आवश्यकता, मानसिक जो क्षति होती है उसको ठीक करने, रिहेबिलिटेट करने की आवश्यकता होती है। इस मामले में ई कोर्ट प्रबंधन को हम बेहतर कर सकते। कैसे कोरोना में हम चीज़ों को सॉल्व किए थे, तो हम इस तकनीक को और मजबूत कर, हालांकि ई कोर्ट के लिए इस बार 1500 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है, तो आपको इसको और भी धरातल वे पर हर स्तर पर व्यवस्था को अपनाने की आवश्यकता है। अब न्यायिक मामलों में संदर्भ में अधिवक्ता द्वारा किए जाने वाला विलंब एक चिंतनीय विषय है, जिसके कारण हमें लंबे समय तक अटके रहते हैं। यह भी हमें धारणा को क्या करना चाहिए, कमज़ोर करना चाहिए, और हमको इसके लिए सतत अन्य विकल्प हमें तलाशने की आवश्यकता है। देखिए, जब तक हम विकल्प नहीं तलाशेंगे ना, अगर ऐसी कोई वकील है ऐसा बार बार कर रहा, तो न्यायालय जज को तो माननीय जज को तो ये सब जानकारी होती है ना, या हम एक पैनल बना सकते हैं ऐसे लोग, ऐसे न्यायाधीशों, ऐसे अधिवक्ताओं पर नज़र रखने के लिए। तो इन पैनल में पूर्व जजों को हम शामिल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो बार एसोसिएशन है ना, बार एसोसिएशन भी ऐसा कार्य करती है, पर हम उसके अतिरिक्त भी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करवा सकते हैं, जिससे हम समाधान प्राप्त कर सकें। न्यायिक व्यवस्था में तकनीकी का अभाव, अभी भी हम तकनीकी व्यवस्था के बहुत कमज़ोर या पिछड़े हुए हैं। जैसे अमेरिका में, यूरोप में तकनीकी कैसे उन्नत है, तो इन सब चीज़ों को लेकर हमें करने की आवश्यकता है। फिर न्यायालयों में संबंधित विभागों में संचार की कमी है, समन्वय की अभाव है, जिससे मामलों का अनावश्यक विलंब होता है। तो यह संचार और समन्वय हमको कॉन्सेप्ट को अपनाना होगा। एक दूसरे विभागों संबंधित न्यायालय और संबंधित विभागों के बीच त्वरित समन्वय होना चाहिए, संचार होना चाहिए। इसके लिए विलंब जैसी कॉन्सेप्ट नहीं होने चाहिए। अब किन बिंदुओं पर क्या करना चाहिए, हमें सुधार किन बिंदुओं पर होनी चाहिए। तो उचली और निचली अदालत की जो बात होती है ना, कि जिसमें नियुक्ति की देरी होने के कारण न्यायिक अधिकारियों की कमी हो गई है, बहुत ही चिंताजनक। इसी कारण मामलों को लंबित रहने का अनुपात बढ़ता जा रहा है, पूरे न्यायिक व्यवस्था तंत्र को जकड़ चुका है। तो इसमें हमको सुधाराने, नियुक्तियां करने की आवश्यकता है। छोटे कार्यकाल या कार्य के भारी दबाव के कारण उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कानूनी उत्कृष्टता बनाने के लिए अनावश्यक परिपक्वता अर्जित करने का अवसर नहीं मिल पाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग, या जैसे
कार्य के दौरान ट्रेनिंग होती, या हम केस स्टडी के लिए दूसरे देश इनको भेज सकते ताकि मोटिवेशन लेकर आकर न्यायिक व्यवस्था को और तीव्र बना सके। न्याय अभी भी देश के बहुसंख्यक नागरिकों की पहुंच से बाहर है, क्योंकि बहुत खर्चीला है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, तो लोगों का लाख लाख रुपया, 5-5, 10-10 लाख रुपया फी रहता है वकीलों का। तो यह न्याय पाने का बहुत व्यवस्था जटिल है, खर्चीला है। तो इसलिए क्योंकि वकीलों के भारी खर्च वह नहीं कर पाते, व्यवस्था के प्रक्रियात्मक जटिलता होकर गुजरना पड़ता है। इसके लिए सरकारी वकील का प्रावधान किया गया है, पर उनकी लेट लेताफाई भी एक कॉन्सेप्ट काम करता है, जिस पर मैंने यहाँ पर बात की ना, लेट न्यायाधीशों का लेट मामला कहाँ गया जी, अधिवक्ताओं द्वारा लेट विलम्ब किया जाता है। तो इसमें भी एक प्रक्रिया इसमें शामिल की जाती है। सरकारी वकील के पास अतिरिक्त दबाव होता है, तो यह भी हम कॉन्सेप्ट को ठीक करने की आवश्यकता है। न्यायाधीशों को मनोनीत करने के लिए न तो कोई मापदंड निर्धारित किए गए और न ही कोई नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किए जाए नामों किसी मापदंड के रीतिबद्ध मूल्यांकन किया जाता है, कैसे वो कार्य करते हैं। तो प्रायः कहा जाता है कि न्यायिक तंत्र में भाई भतीजावाद की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ जाती है, जिसके चलते अकुशलता से गुजर रहा है। हम जैसे न्यायाधीशों की मनोनीत करने की प्रक्रिया में जब बात करते हैं तो 3 जजमेंट की बात होती है, फर्स्ट जज, सेकंड जज, थर्ड जजमेंट और एक फोर्थ जजमेंट आया था हाल के दिनों, जो न्यायिक राष्ट्रीय न्यायिक सुधार आयोग जब बना था उसके बाद। तो आपको यह समझने की आवश्यकता है कब तक हमने क्या किया था। एक यह व्यवस्था है जिसमें एक बैंडेज लगाया था, घाव में बैंडेज लगाया था कुछ दिनों के लिए, कि हम कुछ दिनों तक इसी व्यवस्था के कारण, इसी पट्टी के कारण हम जजों की नियुक्ति करेंगे। तो यह पट्टी इतना हो गया कि इसे पूरे आवरण को घेर लिया। कहने का अर्थ है कि आप एक उपचारात्मक व्यवस्था के तहत आपको कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर आए थे, कॉलेजियम व्यवस्था को बुलाए थे, जो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाना चाहिए, तो स्वतः समाप्त हो जाना चाहिए था। न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक क्षेत्रों के द्वारा स्वतः समाप्त कर देना चाहिए। देखिए, संसद के नियमों के तहत, संसदीय प्रक्रिया के तहत जो बनाए गए नियम है ना, उसी के आधार पर आपको न्यायिक नियुक्तियां करने की आवश्यकता है। रीज़न उसके पीछे ना, लोकतंत्र में विश्वास कायम होता है। संसद के मंदिर पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुन के जाते हैं। हाँ, उसमें कुछ ड्रॉबैक है तो आप सुझाव दीजिए। जैसे राष्ट्रीय न्यायिक सुधार की बात हुई थी, तो उसमें आप सुझाव देते, उसमें कुछ विकल्प देते, तो हम बेहतर चीज़ों को शामिल करते। पर जैसे ही आपने असंवैधानिक घोषित कर दिया, इसका मतलब सत्ता का अभ्यास कॉन्सेप्ट पुनः आप पर लागू हो गया। सत्ता का अभ्यास कि आप सत्ता छोड़ना ही नहीं चाहते, जो एक्सट्रीम लेवल पर आपने ओरा बना रखा उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। तो यह सब सुधार करने की आवश्यकता है। चलिए आगे हम बात करेंगे। इसी बिंदु में वर्तमान में 10 लाख में सिर्फ 18 न्यायाधीश होते। ऐसे किसी न्यायपालिका के समय न्याय के देर उम्मीद कठिन उचित नहीं हो सकता। विधि आयोग सिफारिश का इन पदों की संख्या में वृद्धि करना चाहिए। विधि आयोग बार बार बोल रहा है कि पदों की संख्या में वृद्धि कीजिए, पर मैंने अभी बोला ना, सत्ता का अभ्यास कॉन्सेप्ट जो काम करता है, साथ ही प्रशासनिक संसदीय कार्य गतिविधियाँ कमज़ोर होती है, जिसके कारण ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। विशेष श्रेणी के मामलों में समाधान के लिए समय सीमा तय होनी चाहिए, जो बातें मैंने पहले भी किया। ग्राम न्यायालय, देखिए मैंने बोला ना, ग्राम न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए, और अधिक ग्राम न्याय लोक अदालतों और ग्राम न्यायालयों की अदालतों की स्थापना, जिससे न केवल विचाराधीन मामलों की संख्या अनुपातमक कमी आएगी, बल्कि न्यायिक पालिका के मूल्यांकन का समय भी बचेगा। तो इस तरीके से, क्योंकि यह बॉन्डेड होता है, बहुत से मामले स्वतः सुलझा लिए जाते। पहले तो लड़ाई होती है, कुछ दिनों के बाद वह स्वतः लगता है दोनों व्यक्तियों, दोनों पक्षों को कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, सुलह कर लेते। तो इस मामलों में यह दोनों अदालतें बहुत मेहनत कार्य कर सकता है। तो इसके लिए हम ये सब काम कर सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय को बेहतर करने की आवश्यकता है। प्रशासनिक न्यायिक सेवा गठन करने की आवश्यकता है, जिसमें अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन बात चर्चा हुई थी। जजों की योग्यता गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी की कुशलता का उपयोग किया जाता है। न्यायिक डेटाबेस बनाने जाने की आवश्यकता है, ताकि न्याय तीव्र रूप से प्राप्त हो। एक क्लिक में किसी भी फाइल का सारा डाटा हमारे पास उपलब्ध हो। ऐसा नहीं कि उसके डाटा संग्रह करने के लिए हम अतिरिक्त समय मांगे, वकील मांगे। तुरंत मान लीजिए जज की सुनवाई हो रही है, सुनवाई के दौरान एक क्लिक करें किसी मामले का, मान लीजिए
90 का कोई एक मामला है, उसका सुनवाई, उसमें क्या जजमेंट आया था, उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी, एक क्लिक में उस तक पहुंच स्थापित हो। अर्थात हमें ई न्यायिक व्यवस्था को बेहतर करने की आवश्यकता है, उसे अपग्रेड करने की आवश्यकता है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 जो बनाया गया है, आवश्यक संशोधन करके अधिवक्ताओं के लिए आचार संहिता अनुपालन करने प्रभावी बनाया जाना चाहिए, ताकि मामलों की जानबूझ के उल्लंघित न किया जाए। अधिवक्ताओं जैसे राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया, राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया था, एक स्व प्रमाण पत्र के आधार पर क्या किया, एक निर्णय लिया कि हम आचार संहिता का लागू करेंगे, आचार संहिता का लागू करेंगे चुनाव से पूर्व। यह कहीं संसद द्वारा पारित नहीं है, किसी चुनाव आयोग या किसी संस्था जजमेंट में या किसी न्याय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट में ये नहीं आया। यह स्वतः निर्णय लिया गया कि हम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमारा नैतिक कर्तव्य क्या होना चाहिए, इसी कर्तव्य के आधार पर अब इसमें भी बात होनी चाहिए। अधिवक्ता बन रहे हैं, आप एक जवाबदेह पद पर हैं, तो आपकी बेसिक नीड्स आवश्यकता क्या है इस पद के लिए, उसे आचार संहिता के तौर पर हम लागू कर सकते हैं। एक आचरण संहिता हम बना सकते हैं जिसके आधार पर आपको कम से कम इन 10 पॉइंट बना लीजिए, 20 पॉइंट बना लीजिए, इससे भटकना नहीं है, ताकि जो लोकतंत्र का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है न्याय को पहुंच सब तक बनी रही, ये आपको काम करने की आवश्यकता। दूसरे से उदाहरण ले सकते हैं। देखिए, कितना भी करप्ट हो सिस्टम, उसमें कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट तो रहने ही चाहिए ना। इसलिए अब विधि परिषद हो, जो बार काउंसिल, उनके लिए अनावश्यक हड़तालों प्रतिबंध आरोपित करना चाहिए, जो इसके लिए बात होती है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। न्यायालय के दायरे में अधिकांश मुकाबले सरकार के पक्षकार होते हैं, तो न्यायालय सरकार को समझौते के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, लंबित वादों की संख्या में कमी लाई जा सकती है, ये प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, ये सबको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैंने कुछ माह पहले इस पर ठोस कचरे पर, ई कचरा पर मैंने चर्चा किया रखा है, पर इसके अतिरिक्त भी कुछ बातें जो खास तौर पे इस पर बातें हो रही है उस पर हम बात करेंगे। मामला दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली क्षेत्र का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में बातें चल रही है। गुरुग्राम, गुड़गांव, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, इस सब चीज़ों को लेकर जो बातें होती हैं। दिल्ली में अब कचरा प्रतिदिन 3000 टन से अधिक जो अशोधित कचरे हैं, ठोस कचरे हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति को जन्म दे रहा है, ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। तो देखिए, यह केवल राजधानी 2026 के नियमों, राजधानी में 2026 के नियमों यह स्थिति जहां हम प्रतिदिन 3000 टन से अधिक कचरा हम प्रतिदिन छोड़ रहे हैं, तो इसके लिए 2027 तक दिल्ली में प्रतिदिन 11000 टन ठोस कचरा उपलब्ध होगा। तो इतने बड़े जो स्तर पर जो कचरा जो छूटेगा सोसाइटी में विभिन्न जगहों पर, उसके लिए हम बेहतर प्रबंधन क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या तकनीक अपना सकते हैं, उसके लिए कैसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं, रिसाइकिल क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना, ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को। तो इसके लिए देखिए, आंकड़ा आया, एक दिल्ली का आया, एक अनेक शहरों का आया, जैसे वाराणसी, इंदौर, हिसार, जिंद, रोहतक, पटियाला, कितना कचरा निकलता है पर डे। और ध्यान रखिएगा कि सबसे ख़राब स्थिति कोलकाता, जहाँ प्रतिदिन 3700 मीट्रिक टन कचरा निस्तारण नहीं होता है। तो ये आंकड़ा क्या करता है, इसलिए शहरों को बदबूदार, आप देखते होंगे जब शहर में आते हैं ना, जब भी शहर में आते हैं तो गांव क्या रहता है, गांव बहुत सुंदर होता है, स्वच्छ होता है, कितना भी कचरा हो सुंदर और स्वच्छ रहता है, क्योंकि वहाँ एरिया अधिक है इन क्षेत्र में। पर जैसे ही कोई टाउन के अंदर एंट्री कर रहे हैं, आप वो पटना हो, रांची हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कोई भी आप शहर का नाम ले, जैसे ही आप शहर के दहलीज पर आते हैं, आपको बदबुओं से स्वागत होता है ना, आप महसूस करते होंगे। ये केवल क्या प्रशासनिक और राजनीतिक कमी का कारण है, राजनीतिक और प्लस प्रशासनिक कमियों का कारण है, या कोई अन्य कारण है, इसे समझने का प्रयास करिए। यह व्यक्तियों के मौलिक कर्तव्यों को भी क्या करता है, मौलिक कर्तव्यों को भी सामने लाता है। देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ, जहाँ तक चीज़ों को एब्जॉर्ब करता हूँ, ग्राउंड लेवल पर चीज़ों से बात करता हूँ, इधर उधर की किताबी ज्ञान को नहीं आप लोगों के सामने परोसता हूँ। यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिएगा, आप देखेंगे टाउन में अभी नगर पालिकाओं में, सभी जगह लगभग नगर पालिकाओं में, एक दो छोड़ दिया जाए, आप नगर पालिका के द्वारा एक गाड़ी चलाई जाती, कचरा उठाओ वाला गाड़ी चलता है ना, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो घर से कचरा नहीं निकालते हैं, उसको कहीं कहीं फेंक देते हैं।
जाने अनजाने में मैं भी वहाँ कहीं ना कहीं शामिल हो जाता हूँ, पर मेरा कर्तव्य क्या है, आपका कर्तव्य क्या है कि हमें वहीं देना चाहिए जहाँ पर जिसकी यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई, उन गाड़ियों में छोड़नी चाहिए, वो गाड़ी अपना निस्तारण करेगा। उसके बाद पहले प्राथमिक स्तर पर तो हमें ये करने की आवश्यकता है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता, प्रत्येक व्यक्ति को अपने दायित्व पता होना चाहिए। दूसरा गलती क्या करते हैं हम, गीला कचरा, ठोस कचरा और ई कचरा का अलग करते ही नहीं। सभी कचरा को एक पॉलीथीन में या किसी भी बैग में भर कर उन गाड़ियों में डाल देते हैं। अब दूसरी इस स्तर पर भी अगर हम सुधार प्राथमिक स्तर प्रत्येक घर का व्यक्ति अगर ये कर ले तो जो नगर पालिका के जो कार्य जो काम करे उनका काम आसान हो जाए। अब मान लीजिए इस गाड़ी में सभी कचरा मिल गया तो उसके लिए हम क्या करें, बड़े बड़े मशीन लगाए हुए हैं क्या करने के लिए, इसको अलग करने के लिए, अलग अलग व्यवस्था करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। साथ में यहाँ पर क्या करने की आवश्यकता है, नगर पालिका को यहाँ कम से कम 3 गाड़ियाँ तो जरूर भेजनी चाहिए एक साथ। रीज़न उसके पीछे कि तीनों गाड़ियों में अलग अलग कचरा डलाए, तो यह भी आप काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इन सब व्यवस्थाओं को लागू कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा कि ठोस अपशिष्ट और ठोस जो अर्ध ठोस घरेलू अपशिष्ट क्या होता है, इसको सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। देखिए, सैनिटरी वेस्ट जो होता है, कमर्शियल वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, खान पान बाजार का अपशिष्ट, अन्य गृह आवासीय वेस्ट, सड़क की सफाई, सतही नालियों के निकाली गई गाद, बागवानी वेस्ट, कृषि डेयरी वेस्ट, औद्योगिक अपशिष्ट छोड़कर उपचारित जो बायोमेडिकल अपशिष्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है, ई वेस्ट है, बैटरी है वेस्ट है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है आदि शामिल होता है इन ठोस और अर्धठोस कचराओं में जो हम बात करते हैं ना। अब भारत विश्व का आबादी का लगभग 18%, वैश्विक नगर पालिका अपशिष्ट उत्पादन का 12% योगदान देता है। ये आंकड़े याद रखने हैं। भारत प्रतिवर्ष 62 मिलियन टन अपशिष्ट उत्पादन करता है। इसमें लगभग 43 मिलियन टन, लगभग 70% एकत्र किया जाता है। उनमें से 12 मिलियन टन को उपचारित किया जाता है, बाकी 31 मिलियन टन लैंडफिल साइट में फेंक दिया जाता है। देखते होंगे दिल्ली के बाहर ढेरों लगा हुआ है, पहाड़ बना हुआ है, जो काफ़ी चर्चा में हुआ था। वर्ल्ड टेक्निक लाकर इसको ठीक करेंगे, हालांकि उसका धरातलीय स्तर पर क्या हुआ अभी तक मैं नहीं जानता। रीज़न उसके पीछे मैंने देखा नहीं है। किताबी सतह पर जो बातें आती है, न्यूज़ स्तर पर आती है कि हाँ उस पर काम चल रहा है, पर वहाँ के लोग ही बता पाएंगे उस ढेर का क्या होता है। आप बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो शहर के बाहर एक लैंडफिल होता है जहाँ पर इन कचरों को क्या करते हैं, डंप कर दिया जाता है। वहाँ से बदबू निकलती है, जहरीले गैस निकलते हैं, जिससे वहाँ का आसपास का वातावरण प्रभावित होता है। अब खपत के बदले क्या किया जाता है, बदलते पैटर्न, तेजी से आर्थिक विकास के साथ यह अनुमान लगाया वर्ष 2030 तक शहरी नगर पालिका ठोस अपशिष्ट उत्पादन बढ़कर 165 मिलियन टन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब बढ़ते दबाव में कैसे निष्पादन किया जाएगा, इन सभी आंकड़ों को ध्यान में रखना है। अब इसके लिए अपशिष्ट प्रबंधन के लिए संबंधित पहल भारत सरकार के द्वारा चलाई जाए। ऐसा नहीं है कि प्रशासनिक स्तर पर कार्य नहीं हो रहा है। देखिए, तकनीकी तौर पर हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं, कर्तव्य के स्तर पर कमज़ोर कर रहे हैं, और इच्छा शक्ति के आधार पर हम चीज़ों को कमज़ोर कर रहे हैं। उसके बाद ही हम जो नियम बनाए गए जो योजना बनाए गए, उसका क्रियान्वयन का स्तर जो है, क्रियान्वयन के स्तर पर हम बेहतर प्रबंधन करने की आवश्यकता है। बस इतने स्तर पर कार्य करिए, बेहतर होगा। पर 100% जो हम बात करते हैं ना, सुधर जाएगा, नहीं हो पाता। रीज़न उसके पीछे कि आपको समाज में आपके आसपास ऐसे लोग मिलेंगे, अनगिनत लोग मिलेंगे जो सरकार के बेहतर कार्यों में सहयोग नहीं करते, आपके बेहतर कार्यों में सहयोग नहीं करते। पर इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं होता है कि हम यह काम करना ही छोड़ दें। ठीक है ना। चलिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 2016 नियम बनाया गया। इसके तहत क्या किया गया, ये कानून जो नगर पालिका जो ठोस अपशिष्ट होता है प्रबंधन और हैंडलिंग कानून 2000 का स्थापित किया, और स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण, सैनिटरी पैकेजिंग, अपशिष्ट निपटान हेतु निर्माताओं को जिम्मेदारी, बल्क जनरेटर से संग्रह, निपटान, प्रसंस्करण का उपयोग शुल्क पर जोर कर देता है, जिस पर काम करने की आवश्यकता है। उसके बाद नेक्स्ट बोलता है वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल जारी किया। इसका उद्देश्य ऊर्जा उत्पादन करने, सामग्रियों का पुनर्चक्रण करने, कचरे का उपचार करने, तो प्रौद्योगिकियों की पहचान, विकास और तैनाती करना है क्षेत्रों में जहां भी इसको ग्राउंड लेवल पर स्थापित करना है। ऐसी बात की वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक तकनीक अपनाया गया, जहां पर अपशिष्ट से ऊर्जा और ऊर्जा से अपशिष्ट संचय, औद्योगिक प्रसंस्करण, नगर पालिका के औद्योगिक ठोस अपशिष्ट विद्युत और ऊष्मा को परिवर्तित करता है। इसके लिए काम करने की बात की गई। नेक्स्ट बात की गई
कि अवशिष्ट प्रबंधन के अधीन नियम 2016 लाए गए, जिसके तहत क्या किया गया कि प्लास्टिक कचरे के उत्पादन को कम करने, प्लास्टिक अवशिष्ट फैलने के रोकने, अन्य उपायों के बीच स्रोत पर अवशिष्ट अलग भंडारण सुनिश्चित करने की बात की गई, जोर दी गई। यह सब चीज़ें की गई। फरवरी 2022 में क्या किया गया, प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 अधिसूचित किया गया, तो यह काम किया गया। प्रोजेक्ट रीप्लान की बात हुई, जिसमें हम लोग क्या करते, इसका उद्देश्य 20 और 80 के अनुपात में कपास के रेशों के साथ प्रसंस्कृत उपचारित प्लास्टिक अवशिष्ट को मिलाकर कैरी बैग बनाने की बात हुई। तो ये प्रोजेक्ट रीप्लान को लागू किया गया। प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन अधिनियम संशोधन नियम 2022 लागू किया गया, जिसके तहत नियम विभिन्न हितधारकों जैसे निर्माताओं, आयातकों, खुदरा विक्रेताओं, उपभोक्ताओं को जिम्मेदारी से निर्दिष्ट करते हुए इन सभी हितधारकों को यह सुनिश्चित करने के लिए भूमिका निभानी होगी प्लास्टिक अवशिष्ट उचित प्रबंधन किया जाए, इसके लिए पर्यावरण प्रदूषित न हो, इसलिए दायित्व की बात की गई। दायित्व की बात की जो मैं शुरुआती दौर में बोला, तो इन सब दायित्वों को निर्वहन करने की आवश्यकता है, धरातल पर सही तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी 2019 में पूछा। 2016 में नियम 2-3 नियम आए थे, उससे पहले 19 जैसे ही 16 में नियम 2-3 तीसरे साल प्रश्न आ जाता है। देखिए भारत के ठोस अवशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, तो ये अवशिष्ट उत्पादन 5 कोठियों के अवशिष्ट अलग अलग करने होंगे। ये नियम केवल अधिसूचित नगरीय स्थानीयों पर, अधिसूचित नगरों और सभी औद्योगिक नगरों पर लागू होगा। इन नियमों के अवशिष्ट भराव स्थलों, अवशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और विस्तृत मानदंड उपबंध किए जाएंगे। यह अवशिष्ट उत्पादक के लिए आज्ञा परक होगा, किसी भी एक जिले के अवशिष्ट उत्पादित किसी भी अन्य जिले में न ले जाए। यह आपको 4 ऑप्शन देता है इस नियम के अनुसार। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका उत्तर आपको सी होगा। सी ध्यान रखना है, पर आपको कमेंट सेक्शन में पहले से बता देना है। चलिए आगे हम बात करेंगे। मेंस का क्वेश्चन आंसर राइटिंग आज का क्या होगा कि निरंतर उत्पन्न किए जा रहे फेंके गए ठोस कचरे की विशाल मात्रा का निस्तारण करने में क्या क्या बाधाएं हैं। बाधाएं क्या है उस पर चर्चा करना है। हम अपने रहने योग्य परिवेश में जमा होते जा रहे जहरीले अपशिष्टों को सुरक्षित रूप से किस प्रकार हटा सकते हैं, इसके संदर्भ में कुछ बातें आपको बतानी है। अर्थात आपका व्यू जानना चाह रहा है यूपीएससी। या यूपीएससी के 2018 में ये प्रश्न आ चुका। जो आप लोग बार बार बोलते हैं ना प्रश्न सर नहीं आता है टॉपिक से, तो आप देखिए टॉपिक जो मैं उठाता हूँ उसका प्रश्न पहले से है या आने वाले हैं। इसी टॉपिक में इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। तो आपको क्या करना है, एक ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम चैनल पर। देखिए कुछ लोगों को ऐप पर भेजने में दिक्कत हो रहा है, तो क्या कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल है, एक ग्रुप का लिंक मैं आज है ना शेयर कर दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें आप पीडीएफ भेज सकते हैं। उसी ग्रुप पर सभी लोग भेजिएगा, उसमें आसान होगा तो आसानी से हम चीज़ों को सॉल्व आउट करेंगे। व्हाट्सएप पर नहीं भेजिए, बहुत दिक्कत हो जाती है व्हाट्सएप पर। रीज़न उसके पीछे व्हाट्सएप पर मैसेज बहुत आते हैं, जिसके आधार पर आपका जो फाइल है वो नीचे हो जाएगा, टारगेटेड नहीं होता है, क्योंकि कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, तो आप उसमें भेजिएगा। आज से मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उससे सभी लोग ज्वाइन कर जाएंगे। क्लियर है। आपको टेलीग्राम में एक कम्युनिकेशन, टेलीग्राम में युक्ति IAS कम्युनिकेशन ग्रुप होगा, उसका नाम, आप उससे जुड़ जाइएगा। ठीक है। इसका आंसर आप निर्धारित समय 9 PM के पहले भेज देना है। यह सब सीमा 250 होगा, इसका उत्तर आप लोगों को देना है। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए इसका वीडियो बिल्कुल फ्री होता है, जो न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है उसका वीडियो बिल्कुल फ्री होता है। लेकिन प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ओरिएंट की नोट्स प्राप्त करने के लिए प्लस वीकली टेस्ट, कल वीकली टेस्ट होगा, संडे है, संडे 11 AM में। तो कल क्लास नहीं होती है, कल हम लोग रेस्ट करते हैं एक दिन। कल आप लोग रिवाइज करके सारी चीज़ों को, आज सैटरडे है ना, हाँ सैटरडे आज है, तो कल संडे को होगा, तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। इसके लिए 599 प्लस टैक्स आपको पढ़कर 612 रुपया होगा कुल पैकेज का दाम। 1 ईयर वैलिडिटी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यह पैकेज आपको करेंट के सारे कन्फ्यूजन को दूर करता है, सारी समस्याओं का निदान करता है, उसके कोर पॉइंट के साथ आपको जोड़कर बातें बताता है। साथ ही साथ लगातार आंसर राइटिंग करने से, जो डेली हम देते हैं वो बिल्कुल फ्री आंसर राइटिंग होता है, सभी लोग इसमें भाग ले सकते हैं। पर वीकली वाला जो 5 क्वेश्चन का, उसमें आपको पेड करना होगा। चलिए आज बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा। आपातकाल पर शाह आयोग की रिपोर्ट को संसद में पेश करे से जगदीश धनखड़ जी के द्वारा बातें बोली जा रही। तो यह शाह रिपोर्ट क्या है, तो ध्यान रखिएगा। 1980 में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो शाह आयोग की एक रिपोर्ट को नष्ट कर दिया गया, ऐसी बातें की जा रही है। ऐसा आयोग की राष्ट्रीय एक प्रति ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पुस्तकालय में उपलब्ध है। तो उसको क्या करने की बात हो रही, धनखड़ जी के द्वारा बोला गया कि शाह आयोग के लोकतंत्र में सबसे काले दौर की जांच की थी।
शाह आयोग ने रिपोर्ट 1975 में देश के लागू किए गए आपातकाल के दौरान हुए अत्याचारों से संबंधित है। धनखड़ जी ने झारखंड से भाजपा सांसद दीपक प्रसाद इस मुद्दे को उठाने को लेकर सरकार के उन्हें संज्ञान लेने को कहा। देखिए, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं ना, लोकतंत्र की बात करते हैं तो आपको जो सच है उसके साथ होना चाहिए, सच के साथ होना चाहिए। अब यह क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए आपात जो काल है वो समय परिस्थिति के अनुसार किसी व्यक्ति विशेष जो पद पर बैठा हुआ है, कि कोई व्यक्ति विशेष पद पर बैठा हुआ उसके स्वयं के निर्णय के आधार पर लिया गया था, है ना। तो यह निर्णय कितना सही है, कितना गलत हो सकता है, देश की आने वाले पीढ़ी को पता होना चाहिए। इसलिए नहीं कि यहाँ राजनीतिकरण हो, इसलिए कि केस स्टडी क्या बताती है कि आपको अपने पूर्व के गलतियों से कैसे सुधार करनी है। अगर हमारे देश में पुनः ऐसा कभी आपातकाल की घोषणा किसी व्यक्ति विशेष या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के द्वारा, किसी सैन्य अधिकारी के द्वारा लिया जाएगा तो हमारे पास विकल्प के साधन होने चाहिए, विकल्प के साधन, बचने के साधन होने चाहिए। ये कोई बोल सकता है कि आने वाले 20 साल, 25 साल, 50 साल के बाद क्या आपातकाल पुनः नहीं लग सकता है? कोई 100% कोई पार्टी, कोई व्यक्ति दे सकता है? नहीं। समय परिस्थिति, जैसे 1975 में मान लीजिए नहीं लगता आपातकाल, तो हम आपातकाल जैसी स्थितियों की चर्चा करते हैं नहीं ना। या 1975 से पहले ऐसी स्थितियां नहीं थी तो क्या कभी आपातकाल की प्रवृत्ति समझ में आती है हम लोग? इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है केस स्टडी के तौर पर कि आपात स्थिति जब आती है तो शासन, प्रशासन और व्यक्तियों को किस प्रकार की समस्याएं होती, यह केस स्टडी से समझ में आएगा। दूसरा, अगर ऐसी समस्या आ गई है तो उसका निराकरण कैसे किया जाएगा। दूसरा, संस्थाओं को किन किन बिंदुओं पर मजबूत करने की, किन किन बिंदुओं पर मजबूत करने की आवश्यकता है, जिसमें हम राजनीतिक बात करेंगे, राजनीतिक मुद्दे, राजनीतिक संस्था की बात होगी, प्रशासनिक संस्था की, न्यायिक संस्था की, तीनों स्तर पर हम, और इसके साथ हम क्या करेंगे, मीडिया की बात करते हैं, मीडिया में दोनों मीडिया आ जाता है। तो इन स्तरों पर हम कैसे सुधार करेंगे, कौन लोग जवाबदेह हो सकता है, कैसे हम बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, इसके लिए हमें एक केस स्टडी के लिए इस शाह रिपोर्ट को जरूर लानी चाहिए। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत ज्ञान कहता है कि हमें केस स्टडी जरूर जाननी चाहिए, तभी हम एक प्रबुद्ध लोकतंत्र के तौर पर चीज़ों को समझ पाएंगे। नहीं तो केवल राजनीतिकरण केवल होगा तो कभी हम कुछ केस स्टडी के माध्यम से कुछ चीज़ नहीं सीख पाएंगे। अब है कि सरकार को शाह आयोग की प्रमाणिक रिपोर्ट हासिल करने और सांसदों को आम जनता के फायदे के लिए शाह आयोग की रिपोर्ट सदन में पटल में रखने की संभावना तलाशनी चाहिए। अब है कि धनखड़ जी ने इनके समर्थन कर देते हैं। इससे पहले भाजपा के सांसद दीपक प्रकाश ने भी साल 1977 में गठित शाह आयोग जो था उसके 100वीं बैठक हुई थी। 48,000 दस्तावेजों का मूल्यांकन किया गया था। 6 अगस्त 1978 को अंतिम रिपोर्ट पेश की गई थी। इस रिपोर्ट के 3 खंडों को प्रकाशित हुई, लेकिन वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में फिर सरकार बनी और उस रिपोर्ट को नष्ट कर दिया गया। तो देखिए क्या चीज़ें होती हैं, हमने उन गलतियों को सीखा नहीं, आने वाले जनरेशन को पता ही नहीं। आपातकाल में शासन ने सत्ता के अभ्यास क्या क्या तांडव किया था, इस कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं लोगों ने। तभी तो मैं बार बार सत्ता का अभ्यास बोलता हूँ, तो बहुत से बच्चों को यह पहली बार शब्द लगता है। मैं कुछ एक प्रोफेसर से मिला था, प्रोफेसर से जो किसी संस्थान में पढ़ा रहे थे, तो मैं सत्ता का अभ्यास कॉन्सेप्ट को उनके सामने बोला तो वो पहली बार इस शब्द को सुन रहे थे। कारण क्या था कि ये केस स्टडी उन्होंने पढ़ा ही नहीं था। रीज़न उसके पीछे समझने का प्रयास कीजिए, उनकी गलती नहीं है। गलती ये है कि हमें परोस के दे दिया गया है और उसे हम लोग आँख बंद करके पढ़ लेते हैं। हाँ, यह बिल्कुल यही तकनीक हो सकती है। अरे इससे अलग भी तकनीक हो सकती है। मैंने उनको बोला था कि सत्ता का अभ्यास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, सत्ता का अभ्यास जहाँ पर परिवार, समाज, संस्था, अर्ध संस्थाएं, फिर व्यवस्थाएं, फिर सभ्यताएं, सभी है ना इसी का कार्य करती, इसी को प्राप्त करने के लिए जिनके पास ये सत्ता का पावर होगा था, पावर का जो स्ट्रीम लेवल जिनके पास होगा वही एग्जिस्ट करता है। जैसे हम लोग डार्विन सिद्धांत में देखते हैं
तो इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। जब तक आप केस स्टडी नहीं पढ़िएगा, चीज़ें नहीं समझ में आइएगा। अब देखिए, इसके बारे में मैंने इसी वीक चर्चा किया, आर्टिकल अनुच्छेद 200 और 201 के बारे में। इसकी स्थिति क्या होती है, दोनों की शक्तियाँ क्या होती है, राज्य की शक्तियाँ क्या होती है, राज्यपाल की शक्तियाँ क्या होती है, राष्ट्रपति के पास कोई मुद्दा जाता है वो कैसे उस पर कार्य करेगा। इसके लिए देखिए, न्यायपालिका में क्या होगा कि बात चलेगी केरल और पश्चिम बंगाल के मुद्दे को ध्यान में रखकर। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा मान लिया है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो देखिए, अब मामला कुछ भी आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पर इस अनुच्छेद 200 के संदर्भ में जो भी मामला आएगा आपको इस पर पुनः चर्चा करने की आवश्यकता होगी। तो हम वेट करेंगे इस निर्णय के आने तक। इससे पहले लास्ट वीडियो जाके देख लीजिएगा, उस पर सारे विस्तृत चर्चा हो चुकी है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए, लिव एंड रिलेशनशिप की व्यभिचार है। मैंने जब इस पर चर्चा किया था, ये शब्द बोला था, तो कुछ लोगों ने कमेंट में बोला था, सर आप एक तरफा नज़र रखते हैं, आप स्त्रियों के साथ गलत कर रहे हैं, या जो लव बर्ड होते हैं उसके साथ, लव बर्ड जो होते हैं उनके साथ आप गलत नज़रिया रखते हैं। तो मैंने उनको जवाब में बोला था, समय और स्थिति का वेट कीजिए। जब आईने साफ होते हैं ना, तो तस्वीर भी साफ दिखती है। नहीं तो आपको आईना जब तक साफ नहीं होता तब तक तस्वीरें पता नहीं चलती है। मैंने उस लेख में, या उस लेख के बाद जब बातें चर्चा हुई थी ना, तो मैंने कुछ बातें कही थी कि हमारी जो सभ्यताएं हैं वो विश्व की ऐसी सभ्यताएं हैं जहां पर अधिकार से अधिक कर्तव्य की बात करता है। वो कर्तव्य व्यक्ति का है, व्यक्ति समूहों का है। फिर उसके बाद सामाजिक दायित्व की बात करता है, राजनीतिक दायित्व की बात करता है, और देश हित में राष्ट्रीय दायित्व की बात करता है ना। हमारा जो भी हमारी सभ्यताओं का निचोड़ है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। क्या इससे बाहर है? पर यूरोपियन कंट्रियों का या पश्चिमी जो सभ्यताएं हैं उसका जो निचोड़ है, हम अधिकार की बात करेंगे। हमें ये क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं होना चाहिए, इस पर बात होते हैं। तो पश्चिमी सभ्यताओं से प्रेरित होकर जब हम इसका अपने कर्तव्यों का है ना हनन करते हैं, तो आप सभी स्तरों पर क्या होते हैं, रिजेक्ट होते हैं। आप अकेले पड़ेंगे, आपका बेस कमज़ोर होगा, आपका परिवार कमज़ोर होगा, ये सब बातें होती है। और किसी प्रकार का व्यभिचार हो जाता है, किसी प्रकार का गलत हो जाता है, कोई लड़का या लड़की छोड़ के चले जाती है, तो फिर आप उसी समाज और सोसाइटी को गाली देते हैं या गाली गलौज करते हैं, या क्या करते हैं, समाज गलत है। समाज गलत नहीं है, समाज में रहने वाले लोगों की प्रवृत्ति गलत है। मैं जब भी शब्द बोलता हूँ इन शब्दों को ध्यान रखिएगा। समाज जैसे लोग रहेंगे वैसे समाज का निर्माण होगा। पॉजिटिव एस्पेक्ट वाले लोग होंगे तो पॉजिटिव समाज का, नेगेटिव के लोग एस्पेक्ट वाले लोग होंगे नेगेटिव समाज का निर्माण होगा। और जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ हमेशा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। वहाँ पर अधिकारों का क्या होगा, अधिकार तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ तो आपको सर्वांगीण विकास का मौका मिलेगा। पर यहाँ क्या होगा, आपको सर्वांगीण विकास का मौका नहीं मिलेगा। मैं वही सब बातें उस दिन भी बताया, और यहाँ भी वही बातें की जा रही है। देखिए, एक माता और पिता किसी बच्चे को जन्म इसलिए नहीं देता है ना कि वो उसका क्या करेगा, वंश बढ़ाएगा। इसलिए भी देता है ना कि उसके आदर्शों को बढ़ाएगा, उसके आदर्शों के साथ साथ उसके आने वाले भविष्य में उसके कुल का, संपदा का वृद्धि करेगा। ठीक है ना, जिसमें सकारात्मक वृद्धि की बात होती है। तो जिससे अगर कोई लड़का है या कोई लड़की है, ठीक है ना, दोनों को इसके दायित्व का पता होना चाहिए। और प्यार मोहब्बत जो चीज़ें हैं, लिव एंड रिलेशनशिप, आपको देखिए ध्यान रखिएगा, मैं कुछ कड़े शब्दों का प्रयोग करता हूँ। उसको यूरोपियन कंट्रियों ने क्या किया, उसको बदलाव अपने देश में सांस्कृतिक बदलाव जो लाए थे, उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ शब्दों का क्या किया, मॉडिफिकेशन किया। आपने लिव इन रिलेशनशिप में क्या होता है कि अभी संदर्भ में दो कपल रह रहे हैं साथ में, बिना विवाह का रह रहे हैं, बिना विवाह का। तो हमारे ग्रंथों में इसकी बात क्या की गई, रखेल शब्द का, है ना।
आप किसी शब्दों में इसी शब्द का प्रयोग, हालांकि इस सब समाज में नहीं होनी चाहिए, इनका भी अस्तित्व है, उनका भी एक कर्तव्य अपने समाज के प्रति है, इसका भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर ये ना रहे, अगर हम जो बोलते हैं रेड लाइट एरियाओं में जो कार्य होता है अगर वो ना रहे तो समाज में जो दुर्भिक्ष लोग हैं उसका उनके शरीर का जो भूख है वो कैसे मिटेगा। वो एक कचड़े का, जैसे हम कचड़े का जो सामान जो होता है कचड़ा होता है उसको बाहर घर से निकालते हैं, वैसे इन शरीरों को क्या करता है, ये जो हमारे रेड लाइट एरिया में महिलाएं कार्य करती है वो समाज से ऐसे दुर्भिक्ष लोगों को बाहर करती है। नहीं तो जो सभ्य समाज के महिलाएं हैं वो इनके प्रताड़ना में आएगी। इसलिए देखते होंगे बलात्कार जैसे मामले जब होते हैं तो उसकी असीम सीमा देखने को मिलती इन्हीं दुर्भिक्ष लोगों के कारण। हम और आप क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा ऐसा पालन हुआ ही नहीं है। तो इसलिए कुछ के पॉजिटिव एस्पेक्ट है, किसी के नेगेटिव एस्पेक्ट। रखेल शब्द का प्रयोग किया गया था राजा महाराजाओं का द्वारा। राजा महाराजा ये सभी देव, केवल भारत की बात नहीं हो रही है, विश्व के सभी समुदाय की बात हो रही है जहाँ पर राजवंश रहे, राजा महाराजाओं के द्वारा रखेल शब्द का प्रयोग किया गया कुछ स्त्रियों को अपने हरम में रखने के लिए। अपने हरम कहने का मतलब अपने आवास में रखने के लिए, उनकी अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। या रखेल का अर्थ समझ लीजिएगा, शुरुआती दौर में यह नहीं था कि केवल शारीरिक भूख को पूर्ति करना था, शारीरिक संबंध बनाने के लिए, उनके कार्य को बंटवारा करने के लिए किया। बाद के दिनों में जब लोगों का मानसिक संतुलन खराब होने लगा और उसके बाद बदलाव के दौर गुजरने लगे, इन्हीं स्त्रियों का शोषण शारीरिक रूप में होने लगा और बिना ब्याही उनको अपने राज दरबारों में रखा जाने, हरम में रखा जाने लगा। तो ये शब्द प्रयोग होने चाहिए। पर जैसे यूरोपियन कंट्री में मांगे उठने लगी कि यह व्यवस्था गलत है। भारत जैसे देशों में यह व्यवस्था गलत मानी जाने लगी। जब भारत में उदारीकरण का दौर आया, लोग एक दूसरे से प्रभावित हुए, तो उसी शब्द का प्रयोग लिव एंड रिलेशनशिप के नाम से रखा गया। हम लिव करेंगे, साथ में रहेंगे, रिलेशन में रहेंगे, पर यहाँ पर अपने विचार की बात करते हैं। पर वर्तमान में इसका अर्थ कुछ और ही लगाया जाता है। हम शुरुआत से अभी तक का देखें। देखिए, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जब आप दायित्व की बात करेंगे तो आप केवल अपनी मंशा की बात नहीं सोचते हैं। मान लीजिए आप एक लड़का है, ठीक है ना, किसी लड़की को बहला फुसला के या किसी तरीके से लड़की भी इच्छा कर रही है रहने के लिए, रहना चाहती है लिव इन रिलेशन में, तो क्या आपकी बहन भी कैसे इस तरह रहना चाहेगी? अगर किसी पुरुष के साथ रहती तो क्या उसको आप परमिशन देंगे? तो आप उसमें आपका ईगो क्या करेगा, साथ में काम करेगा क्या नहीं करेगा? बचाए हाँ या ना जवाब दीजिएगा। जब ये कॉन्सेप्ट गलत आप अपने बहन के लिए मानते तो ये किसी और की बहन है, किसी और की बेटी है, तो उसके लिए भी ये कॉन्सेप्ट गलत होगा। तो आप केवल अपनी मंशा की पूर्ति करने के लिए समाज में जो विस्तृत धारणा है उसको कमज़ोर नहीं कर सकते हैं और उसको अलग नाम नहीं दे सकते। देखिए, यूरोपियन कंट्रियों ने अपना नाम दे रखा है, पर भारतीय संस्कृति में मैं बात कर रहा हूँ। जब आप अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसा नहीं देना चाहते हैं तो आप दूसरे बहन बेटियों के साथ नहीं कर सकते। आप कर्तव्य मूल बनकर कार्य कर सकते हैं और समाज इसी से बेहतर होता है। नहीं तो कर्म का ऐसा चक्र है, जब आपके दरवाजे पर आएगा ना, आपके सर पर आएगा, तो आपको सभी सामाजिक दायित्व समझ में आ जाएगा। ऐसा शायद आपकी बहन ऐसा कर लेगी तो आपको समझ में, शायद मैं ऐसा नहीं करता तो मुझसे प्रेरित होकर मेरी बहन ने ऐसा कर लिया, तो आप उसमें क्या करेंगे? अभिमान के लिए, घर प्रतिष्ठा के लिए उसका मर्डर करेंगे, उसको मारेंगे, पीटेंगे, ऑनर किलिंग करेंगे। तो ये सब कॉन्सेप्ट तो है ना साथ में। इसलिए मैं ये बात बोलता हूँ, जड़ में जो कीड़ा लगा है ना उसको समाप्त करने की आवश्यकता है। इसलिए इन सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। अब देखिए, लिव इन रिलेशनशिप तो एक कॉन्सेप्ट है। अब विवाहित भाग के जाकर लिव इन रिलेशनशिप में रही, देखिए कितना उससे परिवार टूटता है, कितना समाज टूटता है, कितना व्यक्ति विशेष का मर्यादा टूटता है। सोच के देखिएगा। अब यह बोलिएगा कि ये छोटे लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए नहीं है, तो बड़े लोगों का अस्तित्व नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, समाज किससे निर्मित होता है? मध्यम वर्गों के, छोटे वर्गों के आदर्शों से। उन बड़े बड़े घरों के छोटे मोटे रिलेशन से समाज निर्मित नहीं होता, पर आप लोग इन्फ्लुएंस उसी से होते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए।
अब इनसे अतिरिक्त देखिए देश में बनाए जाएंगे 12 औद्योगिक तो शहरों का नाम दिया गया, इसे जरूर आप लोग देख लीजिएगा, पीटी फैक्ट के तहत बनाए जाएंगे। 20 हो जाएगी देश में औद्योगिक शहरों की संख्या, अगर ये 12 हो जाती है तो 8 पहले कौन कौन से, तो उसका नाम आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपको इस पर चर्चा बजट के दौरान की गई है। तो नेक्स्ट बात करेंगे, भारत को नाटो जैसे तवज्जो देने के लिए अमेरिका में संसद पेश किया गया है, विधेयक पेश किया गया, संसद में विधेयक लाया गया। तो देखिए कमेंट सेक्शन पहले तो ये बताना नाटो क्या है, नाटो के कितने देश हैं सदस्य देश, फिर नवीनतम देश कौन बना, नवीनतम देश कौन बना है, ये 3 पेटी फैक्ट तो बताइएगा। अब देखिए बात होती है कि भारत को क्या ऐसा करना चाहिए, ऐसा होगा। देखिए अमेरिका चाहता है, मैंने पहले भी बता रखा है, अमेरिका चाहता है कि भारत के बृहद बाजार को और भारत के भू स्थिति का लाभ वो हर स्थिति में ले। दोनों संदर्भ में बात होती है, इसलिए इसे प्रिविलेज देने की बात होती है हर क्षेत्र में। रक्षा क्षेत्र में सहयोग की बात हो, अंतरिक्ष में बात हो, अब की बात मैं अमेरिका का बोल रहा हूँ, जब भारत सशक्त हो गया, मजबूत हो गया तब का, पहले की नहीं बात हो रही है। अंतरिक्ष क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, या राजनीतिक रूप से प्रिविलेज की बात हो, हर क्षेत्र में भारत को स्पेशल प्रिविलेज दे रहा है। यूएन में इसकी सदस्यता की बात हो राजनीतिक मुद्दों के संदर्भ में, तो यह लाभ दे रहा है। इसके पीछे 2 ही मूल कारण, एक बृहद बाजार और इसकी भू स्थिति, राजनीतिक स्थितियां जहां है, भारत मध्य विश्व में है, जहां एशिया प्रशांत क्षेत्र को बेहतर तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, हिंद महासागर क्षेत्र को बेहतर तरीके से कूटनीतिक संदर्भ में मैनेज कर सकते। इसलिए नाटो के सुविधा जो है, नाटो का क्या कहा जाता है, नाटो में अगर किसी नाटो सदस्य जो होते हैं, अगर कोई राष्ट्र दूसरा राष्ट्र इसके किसी सदस्य पर हमला करता है तो नाटो संगठन उसके लिए हमला करेगा, उसके लिए आवाज़ उठाएगी। ये राजनीतिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर हम बेहतर समन्वय स्थापित करेंगे, अपने इनोवेशन को बेहतर करेंगे, साथ ही तकनीक को डेवलप करेंगे, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए हम एक साथ रहेंगे, अपने एक मत को जाहिर करेंगे। इस तरीके के जो संगठन की व्यवस्था उसको मजबूत करता है, वही कॉन्सेप्ट भारत को देना चाहता है। क्योंकि एक अलग स्ट्रीम, जब हम क्वाड की बात करते हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा यह बोला जाना क्वाड के सम्मेलनों में कि एशिया का महत्वपूर्ण देश कौन है, भारत है। एशिया का, हिंद प्रशांत महासागर का जो महत्वपूर्ण रणनीतिक देश कौन है, भारत है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, कूटनीतिक रूप से भारत के स्थिति के संदर्भ में लाभ लेने की कल्पना करना है। तो ऐसी स्थिति होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, लंबा हो गया वीडियो, चलिए फिर कल मिलेंगे, विस्तृत चर्चा की गई। तब तक के लिए धन्यवाद।